फ्रांस की क्रांति इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने फ्रांसीसी समाज के बारे में जाना, हमने लुई सोलावी के बारे में पढ़ा और समाज में किस तरह से भेदभाव हो रहा था, किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा था, इस चीज़ों को हमने पढ़ लिया। और फ्रांसीसी समाज में मॉन्टेस्क्यू, रूसो जैसे कुछ दर्शकों के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं किस तरह से क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांति की शुरुआत किन आधारों पर होती है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्रांति की शुरुआत पिछले भाग में आप देख चुके हैं, जैसे कि मैंने पिछले भाग में बताया है कि किन कारणों से लुई सोलावी कर बढ़ाना चाहता था। कि जो लुई सोलावी था वो 3-4 कारणों से क्या कर बढ़ाना चाहता था। पहला कारण था कर बढ़ाने का कि उसका राजकोष खजाना खाली हो गया था। राजकोष खजाना खाली होने की वजह से वो जो था क्या कर बनाना चाहता था। और राजकोष जो खाली होने के पीछे कई सारे कारण थे, जैसे युद्ध के कारण, वित्तीय संसाधन नष्ट हो जाना, वर्साई के महल को सजाने के लिए, शान शौकत के लिए खर्च, उसके बाद जो है कार्यालयों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, फिर उसके बाद अलग से 10 अरब लीवे का जो कर्ज लिया है 10% ब्याज के साथ देना। इन कारणों से कहीं ना कहीं लुई सोलावी का जो राजकोष है वो खाली हो गया, जिस वजह से लुई सोलावी बाध्य हो गया था, मजबूर हो गया था किसके लिए, टैक्स को बढ़ाने के लिए। और लुई सोलावी ने कर को बढ़ाया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। लुई सोलावी ने कर को बढ़ा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि आप उसने ऐसा कैसे किया होगा? यानी ये बता कि आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा, यानी उसने टैक्स बढ़ाया होगा। तो टैक्स कैसे बढ़ाया होगा, टैक्स इन सभी चीज़ों में कैसे बढ़ाया होगा, उसको जानने के लिए आपको प्राचीन की कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता है। यानी प्राचीन जो राजतंत्र है, यानी पुराने समय से जो राजतंत्र चलता आ रहा है, जो राजतंत्र चलता आ रहा है, उसके तहत जो फ्रांसीसी सम्राट, जो फ्रांस का राजा होगा, वो अपनी इच्छा अनुसार क्या टैक्स नहीं बढ़ा सकता। जैसे भारत में यदि प्रधानमंत्री या मान लीजिए राजा, मान लो भारत में कोई राजा है, यदि वो टैक्स बढ़ाना चाहता है तो अपनी इच्छा अनुसार टैक्स बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में यदि कोई राजा यदि टैक्स बढ़ाना चाहता है तो अपनी मर्जी से, यानी अपनी इच्छा से टैक्स नहीं बढ़ा सकता है। उसके लिए उसे स्टेट जनरल, जरा नाम इसको नोट कीजिएगा, स्टेट जनरल क्या है यहाँ दिया कि स्टेट जनरल आपकी प्रतिनिधि सभा को बैठक बुलाकर कर नए करों को अपने प्रस्ताव को मंजूरी लेनी पड़ती है। तो अगर फ्रांसीसी सम्राट को कर बढ़ाना होगा तो उसको स्टेट जनरल की एक बैठक बुलानी पड़ेगी, जिसको वहां पर नए करों को प्रस्ताव को मंजूरी लेनी पड़ेगी। क्या उस बैठक में जितने भी सदस्य उनसे एक तरह से मंजूरी, एक तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद ही क्या आप जो है टैक्स बढ़ा सकते हैं, करों में वृद्धि कर सकते हैं। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था है, और जो स्टेट जनरल है एक तरह से क्या राजनीतिक संस्था है, जिसमें राजनीति के लोग हैं, जिसमें तीनों स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। और एक राजनीतिक संस्था है जिसमें क्या तीनों स्टेट, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के जो तीनों लोग हैं, इन तीनों के क्या प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। और लेकिन सम्राट का ही निर्णय करता है, लेकिन यह निर्णय सम्राट करता है। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता है कि संस्था की बैठक कब बुलानी चाहिए। लेकिन जो सम्राट होता है वही निर्णय करता है किस चीज़ का निर्णय करता है कि बैठक कब बुलानी चाहिए। यानी सम्राट ही निर्णय करता है कि बैठक कब बुलानी चाहिए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में हुई थी। जरा ध्यान दीजिएगा, 1614 में इसकी अंतिम बैठक हुई थी। यह जो स्टेट जनरल की जो बैठक सभा होती है, ये कब होनी चाहिए, इसको बुलाने का जो अधिकार है, इसको निर्णय लेने का जो अधिकार है, किसके पास है? ये जो अधिकार है सम्राट के पास है। सम्राट की सीमा क्या, इसको कोई नहीं ले सकता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भाग में हमने देखा कि लुई सोलावी ने किन कारणों से टैक्स बढ़ाया, किन कारणों से क्या हुआ टैक्स बढ़ाया। राजकोष खाली हुआ, राजकोष खाली होने की वजह से उसने क्या किया, टैक्स की वृद्धि की। लेकिन जब उसको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो उसको क्या एक स्टेट जनरल की एक सभा बुलानी पड़ेगी। इस सभा में तीनों स्टेट के जो लोग होंगे वो आएंगे। और इस सभा कब आएगी, कब इसकी बैठक होगी, यह निर्णय लेने का अधिकार फ्रांसीसी सम्राट को, फ्रांसीसी राजा को है। अब देखिए, फ्रांसीसी सम्राट लुई सोलावी ने 5 मई 1789 को नए करों को प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए तीसरे स्तर की जनरल बैठक बुलाई। और हुआ क्या कि फ्रांसीसी सम्राट लुई सोलावी ने क्या किया, 5 मई 1789 को
करों के नए करों को प्रस्ताव के लिए क्या किया, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। यानी बैठक उसने बुला दिया, प्रस्ताव के लिए उसने बुला दिया। और किया क्या, प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वायसराय की संधि आलीशान भवन को सजाया गया और जो प्रतिनिधि थे वो उस बैठक में भाग ले सके। इसके लिए जो वायसराय का जो आलीशान भवन था उसको सजाया गया, क्योंकि बैठक में लोग कहाँ बैठेंगे, बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई सभा चाहिए। तो जो वारसाई का जो महल था उसको आलीशान भवन की तरह सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। पहले व तीसरे स्टेट के लोगों ने अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। 300 लोगों को क्या वोट डाल के चुनकर एक तरह से भेजा, जो आसपास की कतारों में ही बिठाए गए, जो आसपास के क्या कतारों में बैठाए गए, आसपास की जो लाइनों में उनको क्या इस तरह से बैठा दिया गया। लेकिन वहीं पे जो तीसरे स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि थे उनको पीछे खड़ा किए गए और जो 600 जो प्रदेश जो तीसरे स्टेट के लोग आए थे उनको क्या पीछे जो है इस तरह से कुछ खड़ा किया गया, एक तरह से बेइज्जती वाला काम किया गया था, इस तरह से अपमान वाला काम किया गया था। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षा की समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे और जो तीसरे स्टेट के जो 600 लोग थे वो ज्यादा समृद्ध थे, यानी ज्यादा समृद्ध थे, पैसे से वो ज्यादा समृद्ध थे, ज्यादा पैसा था, ज्यादा संपत्ति था, प्लस ज्यादा पढ़े लिखे थे। कुछ टीचर थे, कुछ वकील थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ उद्योगपति थे। इस तरह के लोग थे जिनको ज्यादा बेइज्जती महसूस हुआ कि गजब बेइज्जती है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे, हमारे पास ज्यादा संपत्ति है, उसके बावजूद हमको खड़ा किया गया, और जिनके पास संपत्ति हमसे कम है, जिन जो पढ़े लिखा नहीं है, उनको बैठने के लिए जगह दी गई है। तो इस तरह से उनको बेइज्जती महसूस हुआ। किसानों, औरतों एवं कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था, और जो किसान थे, जो औरत थे और जो कारीगर थे उनको क्या सभा में वर्जित था कि ये सभा में क्या भाग नहीं ले सकते, सभा में आ नहीं सकते। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों को सूची बनाकर जिसे प्रतिनिधियों को अपने साथ लेकर गए थे, फिर उसके बावजूद भी जो 40,000 लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से 40,000 पत्र यानी लेटर के माध्यम से जो किसान थे, जो महिला थे, जो कारीगर थे, उनकी जो समस्याएं थी, जो चिंताएं थी, जो शिकायत थी, उसको एक पत्र के माध्यम से इन 600 लोगों के पास भेजा गया कि जाकर उस प्रतिनिधि सभा में हमारी समस्या को उठाया जाए कि किसानों की ये समस्या है, महिलाओं की ये समस्या है और कारीगरों की ये समस्या है। महिलाओं की क्या समस्या है, जैसे उनको भी रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह के क्या अधिकारों की वो मांग करने लगे, महिलाएं भी मांग करती थी। अब आइए देखिए, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग का एक मत होता है। स्टेट जनरल के नियमों से प्रत्येक वर्ग का एक वोट होता है। जैसे फर्स्ट स्टेट है तो एक वोट है, सेकेंड स्टेट है तो एक वोट है, थर्ड स्टेट है तो एक वोट है। मान लीजिए किसी बात पर वोट लेना है, जैसे मान लीजिए टैक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, अब वोट देना है। मान लीजिए दोनों ने दे दिया कि हाँ टैक्स बढ़ाओ, इन्होंने दिया कि टैक्स नहीं बढ़ाओ, तो जो कि दो लोगों ने दे दिया कि टैक्स बढ़ाना है और ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे इन्होंने दिया कि टैक्स नहीं बढ़ना है, तो इनका वोट तो ज्यादा हुआ क्योंकि ये दो लोग हैं, ए और बी हैं, तो अब टैक्स बढ़ेगा क्योंकि ये दो लोग हैं। तो ये बोलते थे कि हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, इनकी आबादी सबसे कम है। तो वोट के आधार पर हो, हर वर्ग का एक वोट ना होते हुए बल्कि हर वर्ग से जितने सदस्य आ रहे सभी सदस्यों का एक एक वोट हो। यानी पहले स्टेट के लोग का एक वोट है, दूसरे स्टेट का लोगों का भी एक वोट है, तीसरे स्टेट लोगों का जो एक एक वोट है, ये ऐसा एक एक वोट ना हो, एक एक वोट ना हो, बल्कि फर्स्ट स्टेट में जो 300 लोग हो इनका 300 वोट हो, सेकेंड स्टेट में जो 300 लोग हो इनका 300 वोट हो, और जो कि थर्ड स्टेट में जिसमें सबसे ज्यादा लोग हो इनका भी 300 वोट हो। अब तीनों यानी ये 1200 वोट करें कि टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाए। जबकि स्टेट जनरल का ऐसा कोई नियम नहीं था। नियम यह था कि स्टेट जनरल के अनुसार प्रत्येक वर्ग का एक ही मत देने का अधिकार था। इस बार लुई सोलहवीं इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, और लुई सोलहवीं क्या था, इस बार भी इस प्रथा को पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, कठोर इच्छा था, मजबूत था कि इस बार भी हम इस प्रथा को पालन करेंगे, और इस बार भी इस प्रथा का पालन करते हुए क्या करेंगे, हम टैक्स को बढ़ाएंगे। क्योंकि पहले वो दूसरे स्टेट के लोगों को टैक्स देना नहीं है तो कहेंगे हाँ ठीक है टैक्स बढ़ा दो, लेकिन तीसरे स्टेट के लोगों को टैक्स देना है, तो अगर वो नहीं चाहेंगे, अगर एक व्यक्ति एक वोट होगा तो क्या टैक्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये वर्ग के आधार पर करे ताकि प्रत्येक वर्ग का एक एक वोट आए, ये दोनों दो वोट दे दे, इनका एक वोट हो जाए और टैक्स बढ़ जाए। लुई सोलहवीं चाहता था पुरानी प्रथा के आधार पर प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ था।
परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा का मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्यों को एक मत देने का अधिकार हो। जबकि इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया कि पूरे सभा में जितने लोग हैं सभी लोग वोट दें, इस तरह की मांग की। एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, और ये जो एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत दिया, एक तरह से क्या लोकतांत्रिक सिद्धांत था, एक तरह से क्या लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर अपनी पुस्तक रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत किया, जिसको रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत किया और प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए। और जब सम्राट ने यानी लुई सोलहवीं ने इस पर आपत्ति जताई कि नहीं, एक व्यक्ति एक वोट नहीं होगा, तो क्या हुआ, उसके बाद जो है जितने भी लोग थे सारे लोग क्या हुआ, सारे जो लोग हैं इस सभा से जो है बाहर चलते हुए चले गए। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बाहर ये लोग चलते गए, विरोध जताते हुए बाहर चले गए और खुद को बाहर चले गए विरोध जताते हुए। और फिर तीसरे स्टेट के जितने भी प्रतिनिधि हैं, तीसरे स्टेट के जो 600 लोग थे, उन्होंने खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का, उन्होंने खुद को जो पूरा फ्रांस था, वो पूरे फ्रांस का उन्होंने क्या अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता मानते थे, अपने आप को क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता मानते थे। और वो विरोध जताते हुए बाहर आए, और बाहर आते उन्होंने क्या शपथ लिया कि जब तक हम ऐसा संविधान ना बना ले, जब तक हम ऐसा कोई कानून ना ला ले, जब तक राजाओं की शक्ति को कम करने वाला संविधान ना ले ले, तब तक इस सभा को हम भंग नहीं करेंगे। ठीक है। 20 जून को प्रतिनिधि वायसराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। और क्या हुआ, 20 जून को प्रतिनिधि वायसराय इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए सारे लोग और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिए। कब नेशनल असेंबली घोषित किया, 20 जून को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं तैयार करेंगे, तब तक असेंबली को भंग नहीं करेंगे, असेंबली को क्या समाप्त नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस पेज में एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? एनसीईआरटी इतना ही कहना चाह रही है कि जब लुई सोलहवीं टैक्स अगर बढ़ाना चाहता है, जैसे फ्रांस का कोई भी राजा है, यदि वो टैक्स बढ़ाना चाहता है तो अपनी इच्छा टैक्स नहीं बढ़ा सकता। उसको टैक्स बढ़ाने के लिए उसको स्टेट जनरल नाम की एक सभा बुलानी पड़ती थी, जिसमें उस सभा में बहुत सारे लोग आते थे। उसके बाद वहां पर जो सभा में जो लोग आते थे, उसमें पहले स्टेट के लोग आते थे, दूसरे स्टेट के लोग आते थे और तीसरे स्टेट के लोग आते थे। पहले स्टेट के लोग 300 आते थे, दूसरे स्टेट के लोग भी 300 आते थे और तीसरे स्टेट के लोग 600 लोग आते थे। हर वर्ग का एक एक वोट होता था, पहले स्टेट का एक वोट, दूसरे वर्ग का एक वोट और तीसरे का भी एक वोट होता था। बाद में ये वोटिंग करते थे कि टैक्स बढ़े कि ना बढ़े। इन दोनों ने वोट दिया कि टैक्स बढ़ाओ, जबकि इन्होंने कहा कि ना भाई हम वोट नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि पहले व तीसरे स्टेट का एक एक वोट होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, इस सभा में जितने भी लोग हैं, इस सभा में 1200 लोग हैं, इन 1200 लोगों से वोट कराया जाए कि टैक्स बढ़े कि ना बढ़े। तो जो लुई सोलहवीं था उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, पुरानी प्रथा के आधार पर ही क्या होगा, वोट होगा कि एक पहले स्टेट के लोगों का एक वोट, दूसरे स्टेट के लोगों का एक वोट और तीसरे स्टेट के लोगों का भी एक वोट, इस तरह से कहा। जबकि लोगों ने कहा नहीं, हर वर्ग का एक एक व्यक्ति का एक एक वोट होगा, यानी 1200 लोग हैं तो 1200 वोट होना चाहिए। जबकि पहले 3 ही वोट होता था, अब बोलते थे जितने लोग हैं उतना वोट होना चाहिए। जबकि राजा ने क्या इसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया और ये लोग क्या विरोध जताते हुए बाहर चले गए। और बाहर जाते हुए फिर 20 जून को इन्होंने क्या किया, 20 जून को इकट्ठा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और ये शपथ लिया कि जब तक राजा की शक्ति को कम करने वाला संविधान ना बना लेंगे, तब तक हम इस असेंबली को, इस सभा को हम क्या भंग नहीं करेंगे। आप बताइए मुझे, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? यदि समझ में आया तो कमेंट करके आप बताइएगा। आप जो है कमेंट करके बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा आपको नहीं समझ में आ रही होगी यदि। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नेशनल असेंबली घोषित कर ली, जब तक सम्राट की शक्तियों को
कम करने वाला संविधान नहीं तैयार किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगा, तब तक क्या असेंबली भंग नहीं होगा। और इस असेंबली का जो नेतृत्व है मिराबियो और आब्बे सियोन ने किया, और इस असेंबली का जो नेतृत्व है मिराबियो और आब्बे सियोन ने इसका नेतृत्व किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, और जो मिराबियो है उनका जो जन्म है वो किसमें हुआ था, वो कुलीन परिवार में हुआ था। जो मिराबियो थे इसका जो नेतृत्व है मिराबियो और आब्बे सियोन ने किया था। मिराबियो का जो जन्म है वो कुलीन परिवार में हुआ था, यानी इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, वो कुलीन परिवार में, यानी राज महाराजा एक कुलीन परिवार में थे, राजा महाराज परिवार के थे। और लेकिन वह विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत को महसूस करते थे। यानी जो मिराबियो थे ये कुलीन परिवार में थे, शासक वर्ग थे, इनका काम था शासन करना, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानते थे कि विशेष अधिकारों वाले जो समाज में है उसको खत्म करने की जरूरत है, कि किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे विशेष अधिकार है कि वो टैक्स नहीं देगा, टैक्स लेगा, कर लेगा, बेगारी काम करवाएगा। उन्होंने क्या कहा, इस विशेष अधिकार को समाप्त करना जरूरी है। और उन्होंने एक पत्रिका निकाली, और उन्होंने मिराबियो ने एक पत्रिका निकाली और वारसाई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। उन्होंने एक पत्रिका निकाली और वारसाई का जो महल था वहां पर जो भीड़ जुटी हुई थी, उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया। आब्बे सियोन मूलतः पादरी थे। अब जाइए आब्बे सियोन के बारे में। मिराबियो के बारे में आपने जान लिया, यहाँ पर आपने मिराबियो के बारे में जान लिया, और आब्बे सियोन के बारे में जान लीजिए। आब्बे सियोन मूलतः पादरी वर्ग थे, और आब्बे सियोन जो फर्स्ट स्टेट में आते थे, जो कि कौन थे, एक पादरी थे, फादर थे। इनके पास भी विशेष अधिकार था कि टैक्स ले सकते हैं, उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, बेगारी काम करवा सकते हैं, इसके साथ साथ भेंट ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने भी क्या किया, तीसरे स्टेट क्या है, शिक्षा से अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक और पैम्पलेट लिखी। और उसके बाद तीसरा स्टेट क्या है, इसे प्रभावशाली एक प्रचार पुस्तक लिखी और एक पैम्पलेट लिखा, जिससे लोगों को क्या किया, जागरूक किया अपने अधिकारों के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने को कहा। अब देखिए क्या हुआ, जिस बार नेशनल असेंबली का संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरी फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। और जिस समय यह नेशनल असेंबली क्या संविधान बनाने में व्यस्त थी, उस समय पूरा फ्रांस में आंदोलित हो रहा था। यानी उस समय पूरे फ्रांस में जगह जगह आंदोलन हो रहा था, जगह जगह विरोध हो रहा था, जगह जगह लुईस सलामी का लोग विरोध कर रहे थे, और लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस तरह की चीजें हो रही थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी हुई गई थी, और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। और ठंड के कड़ाके की वजह से फसल नष्ट हो गई थी, और कड़ाके की ठंड की वजह से पावरोटी की कीमत का आसमान छू रही थी। बेकरी मालिकों ने स्थिति का फायदा उठाते हुए जो जमाखोरी जुट गए। और हुआ क्या, उस समय जगह जगह आलूदा हो रहे थे, तो कड़ाके की ठंड की वजह से फसल नष्ट हो गई थी, जिस वजह से जो पावरोटी की कीमत थी वो बढ़ गई थी। जब पावरोटी की कीमत बढ़ गई थी तो जो बेकरी मालिक थे वो क्या जमाखोरी पे जुट गए, जिससे क्या हुआ, जमाखोरी पर जुट गए। बेकरी की जो कीमत थी, जो पावरोटियों की कीमत थी, वो दिन रात उसको क्या कीमत बढ़ाते चले गए, जिस वजह से बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों ने भीड़ के दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। किस वजह से आदेश दे दिया, इस आंदोलन को दबाया जाए, इसका दमन किया जाए, अन्य चीजों किया जाए। तो शासन ने क्या, सम्राट ने पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल में धावा बोला और नेस्तनाबूद कर दिया। और गुस्साए हुए जो भीड़ थे उन्होंने क्या किया, बास्तिल पर धावा बोला और लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ आया। अब इतना समझ में आ गया तो चलिए हम पहले पेज पर आ जाते हैं। ये जो पहला पेज था, जो मैंने कहा था ना कि पहला पेज में अभी नहीं, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब इस पेज को आप पढ़िए, तब आपको ये जो पेज है, आपको ये पेज जो है समझ में आएगा। अब बताइए, मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप बताइए समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ये पहला पेज, देखिए पहला पेज अब क्या हुआ। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना
को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। लगभग 7,000 मर्द और टाउन में हाल में सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश किया गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि क्रांति की शुरुआत हो गई, आंदोलन की शुरुआत हो गई और राजा क्या करता था, इस आंदोलन को, इस दमन आंदोलन को, इस विद्रोह को दबाना चाहता था। ऐसे में जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे, उन्होंने अपने आप को सुझाव के लिए उन्होंने तत्कालीन सेना का गठन किया। हथियार के लिए उन्होंने क्या किया, किलों पर जबरन प्रवेश किया, भवनों को तोड़ा, इमारतों को तोड़ा और क्या किया, हथियार को इकट्ठा करने के लिए। अतः सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस नगर में पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल की किले की ओर जेल में तोड़ डाला और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिले। संभवतः संभावना थी कि हथियार पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में फलस्तीन का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उसका ख्याल था केवल साथ थी। सम्राट निरंकुश शक्तियों और प्रतीकों के होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके कुछ अवशेष बाजार के लोगों में बेच दिए गए। और क्या हुआ है, जो किला था, इस किले को तोड़ा गया, इसको बुरी तरह से नष्ट किया गया, तोड़ा गया। जो भी चीजें था उसको बाजार में, उसके कुछ अवशेष क्या बाजार में लोगों ने बेचा। बाजार में लोगों ने इस बेचा कि जिसको चाहिए वो क्या ले सकता है। बाजार में लोगों ने बेच दिया और इसको ध्वस्त और बस्तर समृद्ध चिन्ह को संयोजन चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस में इस घटना के बाद क्या हुआ, कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई तरह संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाउरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौरान का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम को ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणाम फ्रांस के सम्राट में फ्रांसीसी दिए जाने वाले। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों के नतीजे उम्मीद नहीं थी। और कैसा हो सकता है, यानी कुल मिलाकर वही बात है, किस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई, किस तरह लोगों ने संघर्ष किया, किस तरह से ये अकल्पनीय थी, लोगों ने कितना कल्पना किया था, उससे ज्यादा ये क्रांति भीषण हुई। ठीक है, ये जो पेज था उस पेज में इतना ही था आपको, इसलिए मैंने कहा कि इसको बाद में आप पढ़ेंगे तो ही समझ आए। उम्मीद करता हूं कि ये पेज आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब आगे की जो पेज है, इस पेजों को आगे जो है पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। अच्छी का फिर उसके बाद क्या हुआ, देहाती इलाकों में गांव यह अफवाह फैल गई कि जमींदारों ने गांव में, और देखिए इसके बाद क्या हुआ, और क्या, देहाती इलाकों में गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों ने भी गिरोह बुला लिया जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े और कई जिलों में भय का आकृत होकर। और हुआ क्या, आप देख सकते हैं हुआ क्या। अब देखिए क्या हुआ, देहाती इलाकों में यह अफवाह फैल गई कि कारीगरों ने देहाती इलाकों में गांव यह अफवाह फैल गई कि कारीगरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों को गिरोह को बुला लिया और पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े। और क्या, गांव में अफवाह फैल गए कि जमींदारों ने कुछ गुंडे माफिया कुछ इस तरह के लोगों को बुला लिया और फसलों को नष्ट करने के लिए पहुंच गए। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदाल और बेसलों से ग्रामीण इलाकों पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने अन्न भंडारों को लूटा। और उन्होंने क्या किया, अन्न भंडारों को लूट लिया और जमींदारों पर आक्रमण किया और अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत सैन्य अपने पड़ोसी देशों में जाकर क्या शरण ली। यानी हुआ कि गांव देहातों में अफवाह फैल गए कि जो जमींदार है उन्होंने कुछ गुंडे माफिया को बुला लिया है गांव के फसलों को जलाने के लिए, ग्रामीण लोगों को मारने के लिए। इससे होकर गांव के सभी लोगों ने एकजुट हुआ, कुदार फावड़े जो भी कृषि के उपकरण उसको उठा लिया, जमींदारों पर हमला बोला, अनाजों को लूटा गया, जो भी सरकारी दस्तावेज था उसको जला दिया गया और लोगों को जान से मारने के लिए गाँव के लोग जमींदारों पर
टूट पड़े। परिणाम स्वरूप बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, गांव में आसपास के दूसरे देशों में शरण ली, शरण ली अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस सुलावी ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दी। और अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करते हुए जब बड़े पैमाने पर पूरी जनता ने विद्रोह किया तो जनता की शक्ति का आकलन करते हुए लुईस सुलावी ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश हो गया। अब उसकी सत्ता पर किसका अंकुश हो गया, संविधान का अंकुश हो गया। 4 अगस्त 1789 की रात को 7 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों को, कर्तव्यों को, अबांतों वाली संपत्ति सामान्य व्यवस्था को आदेश पारित किया कि पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए विवश किया गया। और क्या एक संविधान में एक कानून पारित हुआ जिसका प्रावधान किया गया कि जो भी लोग जिनको विशेष अधिकार है वो अपने विशेष अधिकार को छोड़ेंगे। धार्मिक कर समाप्त किए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त की गई और चर्च के पास जो भी संपत्ति थी, जो भी धन था, उसको जब्त किया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवे की संपत्ति हाथ में आई और इससे क्या हुआ, 20 अरब लीवे की संपत्ति जो है वो हाथ में। अब 20 अरब लीवे की क्या संपत्ति जो है हाथ में आई। आप देख सकते हैं कि उस समय केवल 10 अरब लीवे की संपत्ति थी। 10 अरब लीवे की संपत्ति कर्ज थी, 2 अरब लीवे की संपत्ति कर्ज में था। इसके कर्ज को चुकाने के लिए लुईस सुलावी टैक्स बनना चाहता था, लेकिन मात्र केवल पादरी और कुलीन वर्ग की संपत्ति जब्त की गई थी। 20 अरब लीवे से अधिक की संपत्ति क्या जब्त कर दी गई तुरंत। ठीक है, तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। अब आगे देखिए, फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र। अब फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बना। देखिए, नेशनल असेंबली ने 1791 को 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। और हुआ क्या कि सन 1791 में नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका और कार्यपालिका में विभाजित कर दिया गया। अब देखिए मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर क्या करता है। देखिए, आपने मॉन्टेस्क्यू पढ़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब संविधान बना दिया गया, अब तो राजा सारी सत्ता छीन कर संविधान के पास रख गया। अब हुआ भाई, ये संविधान आ गया, अब एक नेशनल असेंबली हुआ। अब ये कहा गया कि भैया अब लोकतंत्र आ गया, अब जो है चुनाव होगा। तो अब सवाल ये उठा कि अब मान लीजिए चुनाव होगा, तब तो हमने ये राजा था, ठीक है, राजा था। अब इस राजा को लोगों ने क्या किया, इसको हटा दिया। अब हटाने के बाद ये कहा कि अब राजा का शासन नहीं होगा, अब जो है संविधान रहेगा, संविधान में जो चीजें लिखा रहेगा उसी के अनुसार कानून होगा और जो फ्रांस को चलाएगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि पहले जो राजा था वो सारा काम करता था। पहले राजा जो था वो कानून बनाने का काम करता था, पहले जो राजा था उसको लागू करवाने का काम करता था। पहले राजा कानून बनाता था, कानून को लागू करवाता था और क्या करता था, न्याय भी राजा ही करता था। तो राजा के पास बहुत ज्यादा शक्ति थी, कानून खुद बनाता था, कानून खुद पालन करवाता था, कानून का उल्लंघन करे या सजा देने का काम भी राजा करता था। तो मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा कि अब जो है हम राजा को हटा दे रहे हैं, अब राजा की तरह मान लो अगर इस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, कल को यह व्यक्ति राजा की तरह हो गया तो क्या करेंगे, कल कर ये व्यक्ति राजा की तरह हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो बार बार तो क्रांति तो कर नहीं सकते कि जो क्रांति किया राज्य को हमने हटा दिया, राज्य की जगह हमने इसको चुन दिया, अब ये राजा की तरह हो गया तो क्या बार बार क्रांति करेंगे, क्या बार बार क्रांति तो नहीं कर सकते। तो मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा कि जो शक्ति है, जो सत्ता है, उस सत्ता का पृथक्करण को, लोगों ने कहा सत्ता का पृथक्करण का क्या मतलब है। उसने ये कहा कि राजा के पास पूरी शक्ति रहती थी, जो राजा के पास जो शक्ति थी उसको 3 भाग में बांट दो। कहा 3 भाग में बांट दो का क्या मतलब, उसने कहा कि राजा की जो शक्ति है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटो। लोगों ने कहा विधायिका क्या होगा, लोगों ने कहा विधायिका में जिन लोगों को आपको चुनकर भेजोगे,
जिन लोगों को आप चुनकर भेजोगे या वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से जिन लोगों को भेजोगे, उनका काम होगा कानून बनाना। राजा था, जैसा मन चाहता था वैसा कानून बनाता था, जैसा मन में आता था अपने इच्छा अनुसार वैसा कानून बना देता था। लेकिन विधायिका होगी, इस विधायिका में कुछ लोग जाएंगे जो हमारे द्वारा क्या चुन कर जाएंगे और ये कानून बनाएंगे। जैसे मान लो केंद्र के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर सांसद चुन के जाएंगे और ये क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। और राज्य के स्तर पर विधायक जाएंगे, क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, हमारे द्वारा चुन के जाएंगे। इनका केवल काम होगा कानून बनाना। लोगों ने कहा ठीक है, बात अच्छा है, इनका केवल काम होगा कानून बनाना। इसे कानून सही बनाएंगे गलत बनाएंगे यह हमारे इनके ऊपर रहेगा, और इनको हम चुन के भेजेंगे। यदि ये गलत कानून बनाएंगे फिर इनको दोबारा हम नहीं चुन के भेजेंगे। इसलिए क्या इनका काम होगा कानून बनाना। कानून बनाने के लिए विधायिका होंगे। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि कार्यपालिका होगा। कहा कि क्या कार्यपालिका होगा, बोला कार्यपालिका क्या होती है और कार्यपालिका काम क्या होगा। कहा कि जो कानून ये बनाएंगे इस कानून को लागू होगा। जैसे इन्होंने कानून बना दिया कि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो 10 साल की सजा होगी। यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो कानून तो इन्होंने बना दिया 10 साल की सजा होगी, तो पालन कौन कराएगा, चोरी ना करे। तो उसके लिए ऐसी पुलिस होगी, ये पुलिस हो गए, अन्य बहुत सारी सरकारी संस्था होगी जो उस नियम को पालन करवाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने चोरी कर दिया तो सजा देने का अधिकार किसको होगा, न्यायपालिका को होगा। अब न्यायपालिका में जो जज होगा वो क्या करेगा, वो सजा देगा, कहेगा भाई तुमने चोरी किया, कानून में लिखा है, इन्होंने पालन करवाया है, आप उसके बाद आपने चोरी किया तो आपको 10 साल की सजा होगी। ये किसने कहा, यह मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सत्ता को जो है सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटो, ताकि अगर सत्ता को 3 भागों में बांट देंगे, सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगा तो कोई भी तानाशाह नहीं होगा। तो सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, जो आज आप दे सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, संस्थाओं को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का नींव पड़ी और दिखाया गया है कि नया राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है, और दिखाया गया किस तरह से नया राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। फोटो देखो, फोटो कैसा था, फोटो में देखो, ये फोटो देखो, फोटो कैसा था, फोटो कैसा था। ये फोटो में आप देखो, फोटो का कैसा है। फोटो में ये लोग जो 40 लाख लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, वोट देंगे। वोट किसको देंगे, ये 50,000 को देंगे, और 50,000 वोट क्या 445 को देंगे। और ये 445 क्या करेंगे, सम्राट को नियंत्रण करेंगे और मंत्री को नियंत्रण करेंगे। फिर उसके बाद ये 40 लाख लोग मिलकर क्या ये क्या कर, न्यायपालिका को भी चुनाव करेंगे कि जज कौन हो। शुरुआती दौर में न्यायपालिका का भी चुनाव होता था कि जज कौन होगा, उसका चुनाव होता था। ठीक है, 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। देखिए, जब चुनाव होता था तो सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट डालने का अधिकार केवल अमीरों लोगों का ही था, यानी वोट डालने का अधिकार केवल सबको नहीं था, केवल कुछ लोगों को ही था। यानी फ्रांस की जो आबादी थी, फ्रांस की उस समय आबादी कितनी थी, 2,80,00,000 जो आबादी थी, उसमें से केवल 50 लाख लोगों को ही क्या वोट देने का अधिकार था। 2,80,00,000 में से केवल जो है 50 लाख लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। ये 50 वो लोग थे जो अमीर थे, जो पैसे वाले थे, और बाकी किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। सदस्यों ने चुनते थे, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुष को ही सक्रिय नागरिक और उन्हें मत देने का अधिकार था। महिला को वोट देने का पहला तो अधिकार नहीं था। जिनका पास संपत्ति नहीं, जो अमीर नहीं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। जो कम से कम 3 दिन जितनी मजदूरी चुकाते हैं, और जो कम से कम 3 दिन जितनी मजदूरी चुकाते हैं वही वोट डाल सकते हैं। यानी आप पुरुष हो, 25 वर्ष से उम्र ज्यादा हो, और 3 दिन मजदूरी जितना यदि आप टैक्स देते हो, जैसे मान लो 3 दिन की मजदूरी 3,000 रुपये है, यदि आप इतना टैक्स भरते हो तो ही आप क्या करोगे, तो ही जो आप वोट डाल सकते हो। तो उस समय इतनी गरीबी थी, कोई 3 दिन जितनी मजदूरी भी नहीं दे पाता था, इसलिए उनको वोट का अवसर नहीं मिलता था। और क्या 3 दिन
बराबर मजदूर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करना अथवा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं का उच्चतम श्रेणी में होना चाहिए, और लोगों का कर्जदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना चाहिए कि आप कर्ज देने वाले हो, आपके पास पैसा होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, तो ही क्या आप चुनाव लड़ सकते हो या वोट डाल सकते हो। ये उस समय ऐसा था, उस समय जो था इस तरह से था। आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताइए समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है कमेंट करके आप जब बताइएगा, ठीक है। तो चुनाव तो हुआ, लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको नहीं दिया गया, ठीक है। आप आगे देखिए, संविधान पुरुष या नागरिक का अधिकार घोषणा के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी के बराबर का अधिकार को नैसर्गिक और अरण्य अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। और संविधान जब बना तो सबको जो है पुरुष या नागरिक को अधिकार दिया गया, घोषणा पत्र दिया गया था, जिसमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानून का अधिकार, इस कानून के सभी लोग बराबर इस तरह का अधिकार दिया गया था। जैसे कानून के समक्ष सभी बराबर है, सबको टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह की अब बात कही गई। सभी लोग सरकार का शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं, कानूनों का विरोध कर सकते हैं, सबको लिखने पढ़ने का अधिकार, इस तरह के अधिकार दिए गए थे। और क्या क्या अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, और यह अधिकार कर्तव्य माना गया है, और वो प्रत्येक नागरिकों को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करेगा। यानी जो जन्म से जो विशेष अधिकार था उसको समाप्त किया गया, और प्रत्येक नागरिकों को जन्म से कुछ अधिकार दिया गया, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। और व्यक्ति का अधिकार का मतलब है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको बोलने का अधिकार है। मान लीजिए कोई मंत्री अगर वो गलत कर रहा है तो आप बोल सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो, क्योंकि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, आपको समानता का अधिकार है, आपको संपत्ति का रखने का अधिकार है। इस तरीके के अधिकार दिए गए, ठीक है। इस तरह के क्या अधिकार दिए गए, इस तरह के अधिकार दिए गए, इस तरह के क्या अधिकार दिए गए, इस तरह के क्या अधिकार गए। यहाँ देखिए एक व्यक्ति है, क्रांतिकारी पत्रकार जा पॉल मॉर, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही रोचक व्यक्ति हैं, आप इनके बारे में जो है पढ़ लीजिए। इसी के साथ साथ क्रांति की शुरुआत कैसे हुए इसको हमने पढ़ लिया। अब जो है पार्ट थ्री में राजतंत्र का उन्मूलन, यानी राजाओं महाराजाओं का किस तरह से उन्मूलन हुआ, इसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे राजतंत्र, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसी हुई, इसको कल देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइव क्लास में चलाता हूँ, हम जो लाइव क्लास चलाते हैं, इस लाइव क्लास में जुड़िएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और डेली लाइव क्लास चलाया जाता है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।